डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, दिल्ली में 2308 मरीज मिले, नोएडा में 24 घंटे में बढ़े 8 गुना केस, एनसीआर के अस्पताल अलर्ट मोड में। यूपी में 60 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाएं रोडवेज बसों में करेंगी निःशुल्क सफर, सीएम योगी आज करेंगे शुभारंभ, निगम की ओर से जारी होंगे विशेष स्मार्ट कार्ड। झारखंड में अब 65 की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे चिकित्सक, खुलेंगे 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय, कैबिनेट में 53 प्रस्तावों को मंजूरी। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में मोहन भागवत का अमेरिका दौरा, न्यूयॉर्क में महिलाओं ने तिलक लगाकर किया स्वागत, न्यूयॉर्क मेयर ममदानी बोले आरएसएस की रैली को समर्थन नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर। जहां स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, दिल्ली में 2308 मरीज मिले, नोएडा में 24 घंटे में बढ़े 8 गुना केस, एनसीआर के अस्पताल अलर्ट मोड में। दिल्ली में बीमारी के मामले बढ़कर 2308 व इन्फ्लुएंजा A+B के 3000 हो गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में एक ही दिन में 105 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीमारी के मामले बढ़कर 2308 व इन्फ्लुएंजा A+B के 3000 हो गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में एक ही दिन में 105 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। राजधानी में मौसमी फ्लू और वेक्टर जनित बीमारियों के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अंतर विभागीय समीक्षा बैठक के बाद कहा कि सभी अस्पताल अलर्ट मोड में हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक में केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। मामलों को जल्द पहचान, समय पर रिपोर्टिंग और एंटीवायरल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। डेंगू मलेरिया नियंत्रण के लिए स्प्रेइंग और फॉगिंग तेज करने को कहा गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या सिर्फ 24 घंटे में 8 गुना बढ़कर 120 पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, मोहन भागवत का अमेरिका दौरा, आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम, न्यूयॉर्क में महिलाओं ने तिलक लगाकर किया स्वागत। 29 को मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम, मेडिसन स्क्वायर में भारतीयों को संबोधित करेंगे भागवत। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी बोले आरएसएस की रैली को समर्थन नहीं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। या उनके 17 दिन के 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर भारतीय महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। भागवत का यह दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद भागवत कनाडा और ब्रिटेन जाएंगे। संघ के मुताबिक इस दौरान वह भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वनेसेस कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत के दौरे को लेकर कहा कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करता हूं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वनेसेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन हिंड्रूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम कर रहा है। कार्यक्रम में भागवत का संबोधन भी होगा। So stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राखी पर महिलाओं को सौगात। निगम की ओर से जारी होंगे विशेष स्मार्ट कार्ड। रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा आज से शुरू। यूपी में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा बुधवार से शुरू होगी। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इसका शुभारंभ करेंगे। वह विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक हर उम्र की महिलाओं को सहयात्री सहित मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की गई है। योगी सरकार के इस फैसले का लाभ बड़ी संख्या में महिला यात्रियों को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्रियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इससे महिलाओं को प्रतिदिन आने जाने में खर्च में राहत मिलेगी। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन अधिक सुलभ होगा, जिन्हें नियमित रूप से विभिन्न कार्यों के लिए यात्रा करनी पड़ती है। इस योजना के तहत निःशुल्क यात्रा सुविधा को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस रक्षाबंधन के शुभ पावन अवसर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सौगात दी है, मुफ्त बस सेवा प्रदान की है, कितनी बसेस चलेंगी और क्या क्या रूट पर क्या डायवर्जन किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें एक बड़ा ऐलान हुआ था। ये जो रक्षाबंधन पर जो महिलाओं और बहनों के लिए मुफ्त बस सेवा है, वो हर बार 2017 में जब सरकार बनी थी उसके बाद से लगातार आंदोलन जारी है। और पिछली बार से उसमें ये किया गया था कि जो महिला यात्री हैं उनके साथ एक सह यात्री को भी जाने की अनुमति रहती है। 27 तारीख से 29 तारीख तक ये सुविधा प्राप्त रहेगी। लेकिन कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें जो सबसे बड़ा एक मुद्दा निकल कर आया, सबसे बड़ा एक फैसला निकल कर आया, वो ये था कि जो 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनको आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा, इस योजना का शुभारंभ अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। और इसका फायदा करीब 1 करोड़ उन महिलाओं को होगा जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। 2022 का जब चुनाव हुआ था नेहा, तो जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी सरकार का, उसमें इस बात का वादा किया गया था और अब जाकर इस वादे को पूरा किया गया है कि जब 60 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाएं उत्तर प्रदेश में सभी बसों में, जो सरकार की बसें हैं, चाहे वो एसी हो, नॉन एसी हो, लग्जरी बसों या सामान्य बसों, सभी श्रेणियों में उनको मुफ्त यात्रा की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद देने जा रहे हैं, लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा के योजना के माध्यम से। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आनंद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर 27 से 29 अगस्त तक मुफ्त बस सेवा चलेंगी और इनका अनुमान है कि मुताबिक प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्रियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो झारखंड से है, जहां झारखंड में वेटलैंड संरक्षण को मिलेगी नई दिशा। सीएम हेमंत सोरेन बोले एलिफेंट पैसेज की है विशेष व्यवस्था हो, सभी हाथी कॉरिडोर की सूक्ष्मता के साथ होगी मैपिंग। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य में वेटलैंड संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में एलिफेंट पैसेज की विशेष व्यवस्था का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को झारखंड प्रतीकात्मक वन रोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा और राज्य प्राधिकरण की शासी निकाय की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम सोरेन ने अधिकारियों को कैंपा मत से संचालित सभी योजनाओं का समय क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव वन क्षेत्रों, ग्रामीण आबादी और स्थानीय समुदाय के जीवन में दिखाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, जिस तरीके से झारखंड जो बैठक में हुआ है कि वेटलैंड संरक्षण को अब एक नई दिशा मिलेगी, एक नई पहल
की जा रही है हेमंत सोरेन द्वारा, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी अंकिता, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है झारखंड सरकार की तरफ से वेटलैंड संरक्षण को लेकर, जिसे लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और इस बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला है वो एलिफेंट पैसेज को लेकर जो सीएम ने विशेष ध्यान दिया है। चूंकि वन्य जीव और मानव जीवों के बीच अक्सर संघर्ष जैसी स्थिति होती है जब भी कोई विकास कार्य योजना की तरफ सरकार आगे बढ़ती है। इसीलिए सीएम ने खास तौर पर इस बैठक में जो है तो इस बात का ध्यान रखा है कि एलिफेंट जो हमारे झारखंड में खास तौर पर हाथियों का सबसे ज्यादा यहाँ पर तादाद में जंगली हाथी दिखते हैं, और इसलिए उनकी जो रक्षा हो सके इसके लिए जो है तो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सीएम ने खुद कहा है जो कार्य योजना, विकास कार्य योजना पहाड़ी क्षेत्रों में होना है, जैसे कि क्रशर संचालन है, जंगली क्षेत्रों में कोयला मिलने के साथ साथ उत्खनन जैसी जो गतिविधियां हैं, इस तरह की गतिविधियों से विकास के जो कार्य हैं इसकी वजह से वन्य जीवों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, उनके प्राकृतिक आवास और जो आवागमन है उसको प्रभावित ना किया जा सके। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो जो एलिफेंट कॉरिडोर है वहां पर अगर सड़क निर्माण की जरूरत पड़े विकास कार्यों के लिए तो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। और ये निर्देश भी सीएम ने दिया है कि सड़क निर्माण की अगर आवश्यकता हो तो एलिवेटेड रोड जैसी तकनीक का उपयोग किया जाए, और साथ में उनके आवागमन को बाधा ना हो इसके लिए खास तौर पर जो है सो मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए। और विशेष तौर पर इस वन्य संरक्षण के लिए जो बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, इसमें सीएम का कहना है कि वन्य जीवों के लिए पसंदीदा और उपयोगी खाद्य प्रजातियों के पौधे का भी अधिक से अधिक रोपण कराया जाए ताकि उनके प्राकृतिक आवास में ही उन्हें अपना भोजन उपलब्ध हो और वो शहरों की तरफ, ग्रामीण इलाकों की तरफ ना बढ़े। मतलब मुख्यमंत्री का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में भी योजनाओं के जरिए उनका विकास करना, उनकी जरूरत की चीजों को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना और वन्य जीवों को भी पूरी तरह से उनके इलाके में जो है तो किसी भी तरह की नुकसान ना हो विकास कार्य योजनाओं से, इसके लिए उन्होंने कई मुख्य निर्देश दिए हैं। और इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, क्योंकि खास तौर पर देखा जाता है कि जंगली क्षेत्रों में जब भी कुछ विकास कार्यों को करने की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कैंपा मद से संचालित सभी योजनाओं का समय क्रियान्वयन निर्धारित मानक के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे झारखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर, जहां कैबिनेट बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी। अब 65 की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे चिकित्सक। खुलेंगे 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने पर मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और इसके सुंदरीकरण के लिए 3 अरब 93 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। वहीं धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और आधारभूत संरचनाओं को उन्नत करने के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी बीवी रामजी योजना की स्वीकृति दी गई। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए एनआईएच रुड़की के साथ पुनरीक्षित एकरनामा करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जो बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक को लेकर, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य हित में पेश किए गए 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। इन प्रस्तावों में प्रमुख उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति रही। कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है। सरकार ने सीएनजी गाड़ियों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रखने का फैसला लिया है, जबकि हाइब्रिड वाहनों को मिल रही छूट वापस ले ली गई है। बैठक के सबसे
सबसे बड़े फैसलों में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन की सौगात, अडानी पावर को 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का ठेका और ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की मंजूरी शामिल है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उत्तराखंड में मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली टैक्स से छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को मिल रही छूट वापस ले ली गई। सीएनजी गाड़ियां खरीदने वालों का बजट नहीं बिगड़ेगा और उन्हें टैक्स में छूट मिलती रहेगी, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने वालों को अब ग्रीन सेस टैक्स देना पड़ेगा, जिससे गाड़ियां थोड़ी महंगी हो सकती हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी ज्यादातर जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ है, वहीं जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया, जबकि 28 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी लखनऊ में भी आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से यहां लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज पूरब से पश्चिम तक दोनों संभागों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं, तो वहीं पूर्वांचल के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया गया। सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच गंगा का बढ़ता पानी अब काशी में मुश्किलें बढ़ा रहा है। बाढ़ के पानी से जहां एक तरफ जल पुलिस चौकी जलमग्न है, तो वहीं दूसरी तरफ घाटों पर शवों को जलाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जो महाराष्ट्र के पालघर से, जहां जिले के काशा पुलिस स्टेशन में युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि पुलिस ने उसे नवी मुंबई स्थित घर से पूछताछ के लिए काशा थाने लेकर गई, जहां देर रात तक पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। युवक ने पुलिस अधिकारी अमर पाटिल और संदीप चौहान पर कथित मारपीट के आरोप लगाए हैं। गोविंद का दावा है कि मारपीट के बाद उसके शरीर पर चोट और लाल निशान आए और उसे इलाज कराना पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट भी शिकायत के साथ दिए जाने की बात कही गई है। मामले में 21 और 23 तारीख की टाइमलाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे 21 तारीख को थाने बुलाया गया, जबकि नोटिस पर 23 तारीख दर्ज है और इसी दिन उसे नवी मुंबई से हिरासत में लिया गया। नोटिस पर रेफरेंस नंबर, अधिकारी के हस्ताक्षर और प्राप्ति की रसीद को लेकर भी शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी अमर पाटिल ने नोटिस दिए जाने की बात कही है, लेकिन कैमरे पर बयान देने से इंकार किया। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड और नोटिस की वास्तविकता की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। मेरे को यहाँ से लेके गए थे और सुबह 10 बजे लेके गए। पूरा दिन वहाँ मेरे को मारा है, रात को, दिन को और रात को मेरे को वापस छोड़ दिया। यहाँ से गए थे और सुबह 12 बजे से मारने लगे। मेरे को 3:30 बजे तक मेरे को मारा है और मेरे को मारा 4-5-7 लोग मिल के मेरे को मारा हुआ है। और मेरे को पट्टे बेल्ट से मारा हुआ है और 23 तारीख को मेरे को 50 पट्टा मारा हुआ है। 21 तारीख को मेरे को 15-20 पट्टे मारे मेरे को। मैंने बोला नहीं लिया है, मेरे को कबूल करा के उत्तर नहीं लिया है और मेरे ऊपर तेल भी डाला है, सब कुछ किया मेरे साथ में। इन लोगों ने गुस्सा मारा है, बाल पकड़ के खींचा है, मेरे को उल्टा लटकाया इन लोगों ने मेरे को। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर्वजीत, आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिस तरीके से युवक को पुलिस स्टेशन पुलिस लेकर गई और उसके साथ मारपीट की गई? आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जिस तरीके से मारपीट के निशान भी सामने आए। क्या वजह थी थाने ले जाने की और मारपीट की घटना के पीछे क्या पूरा मामला है?
जिस तरह से बताया जा रहा है कि कासा पुलिस जो पालघर का कासा पुलिस का मामला है, हालांकि 1.5 महीने पहले एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें बैग में कुछ सामान गायब हो चुके थे, ऐसा आरोप बताया जा रहा है। उस पर एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 1.5 महीने के बाद जो 21 तारीख को एक युवा जो 4 स्टाफ जो है पालघर के जो कासा पुलिस थे वो नवी मुंबई आते हैं और ये गोविंद नाम के युवक को यहाँ से लेके जाते हैं और वहां पर पूछताछ के नाम पर मारपीट की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। हालांकि जब सीनियर पीआई से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस 23 तारीख का जनरेट किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि युवक पे काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, अस्पताल जो है वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। जिसके बाद जब वरिष्ठ उसने शिकायत भी की है, मानव अधिकार में भी शिकायत की है। देखना है कि जांच में क्या सब सामने आता है, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली पर एक सवाल उठता नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सर्वजीत जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की गई है और वहीं आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।